नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके प्रकार, केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ रिएक्शंस। और हम इसमें देखेंगे कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये कितनी तरह की होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो अभिक्रियाएं रिएक्शंस वे क्रियाएं जिनसे पदार्थों के संगठन, गुणधर्म एवं संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे नींबू के रस में हल्दी का पाउडर मिलाने से उनका विलयन लाल रंग का हो जाता है, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे देखिए, जब लोहा को क्या कहते हैं, Fe। लोहा जब इस पर ऑक्साइड की परत जम जाती है 4Fe+3O2, तो ये बनाता है 2Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। ये लोहा है आपका, और ये है जंग लगना। तो लोहे में जब जंग लगती है, वो कैसे लगती है, ऑक्सीजन के कारण। तो ये एक रिएक्शन होता है, ये ऐसी क्रिया जिसमें पदार्थों का संगठन, पहले यहाँ पे फेरस सिर्फ लोहा था, लेकिन यहाँ पे अब फेरस ऑक्साइड बन गया है। गुणधर्म, पहले तो ये मान लो धातु ही था, लेकिन धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अब यह कैसे हो गया, क्षारीय प्रकृति का हो गया। संरचना में तो परिवर्तन हो ही गया। वैसे ही अगर हम पानी में चीनी मिला दें, क्या कर दें, पानी में चीनी मिला दें, तो भी रिएक्शन होगा। H2O में क्या कर दें, C12H22O11, यहाँ पे ये है चीनी का सूत्र, तो मिला देने पर C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, और एक बनता है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो चीज़ बनते हैं, दोनों का रासायनिक सूत्र एक समान होता है, लेकिन दोनों में भिन्नता होती है। फ्रक्टोज जो होता है, ये फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज पीले रंग का होता है, ग्लूकोज सफ़ेद रंग का होता है। इसीलिए जब पानी में चीनी मिलाया जाता है तो उसका विलयन पीला रंग का होता है। तो यहाँ पे ये भी एक रिएक्शन है, ये भी एक अभिक्रिया है। यहाँ पे पहले पानी कैसे होता है, रंगहीन होता है, लेकिन जब उसमें चीनी मिला देते हैं थोड़ा थोड़ा पीला वर्ड का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। दूसरा गुणधर्म, पहले तो यह स्वादहीन था, बाद में यह मीठा हो गया, यानी स्वाद में भी परिवर्तन हो गया, संरचना में तो परिवर्तन हो ही गया। तो ऐसी क्रियाएं जिनसे पदार्थों के संगठन, गुणधर्म और संरचना में परिवर्तन हो जाता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और उदाहरण देखिए, यूरेनियम के नाभिक का टूटना ना, यूरेनियम यहाँ पे इसका होता है 92 एटॉमिक नंबर। तो ये जब टूटता है, इसका विघटन होता है, क्या होता है, विघटन। तो विघटन जब होता है तो ये टूटता है थोरियम में, TH, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90। और यहाँ पे अल्फा किरण यानी हीलियम, अल्फा किरण छोड़ता है, हीलियम। अल्फा किरण किसे प्रदर्शित करते हैं, हीलियम से प्रदर्शित करते हैं। तो यूरेनियम के नाभिक जब टूटता है तो यह थोरियम में टूटता है और अल्फा किरण निकलता है। तो यह भी एक अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया भी, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे यूरेनियम के नाभिक में, तो नाभिक में परिवर्तन होता है, इसको नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। और ये सब रासायनिक अभिक्रिया। चलिए देखते हैं नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिटेल से। तो अब अभिक्रिया समझ में आ गए होंगे, अब चलिए देखते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या कहते हैं, इन अभिक्रियाओं में एक ही प्रकार के परमाणु दूसरे परमाणुओं में बदल जाते हैं, यानी एक प्रकार का परमाणु दूसरे परमाणु में बदल जाता है। अभी हमने बताया यूरेनियम का उदाहरण दिया। तो यूरेनियम जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92, और यहाँ पे इसका एटॉमिक वेट होता है 226। और ये जब टूटता है, इसका विघटन होता है, तो किस में टूटता है, थोरियम में, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90, और इसका एटॉमिक वेट होता है 234, इसका 238 होता है। और यहाँ पे अल्फा किरण छोड़ता है प्लस, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हीलियम से। तो जब यूरेनियम का नाभिक टूटता है तो यह थोरियम में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इनका जो था परमाणु ही बदल गया। यूरेनियम परमाणु था, यानी यूरेनियम तत्व था, अब थोरियम तत्व में बदल गया। तो इसको कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। ये होती कैसी है कि नाभिक में इनके, यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, नाभिक में उपस्थित धनायनों की संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉनों की संख्या में कमी आ रही है, अर्थात इसमें नाभिक में परिवर्तन हो रहा है। प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में, तो नाभिक में कमी आ रही है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या में कमी आ रही है, इसलिए इसको कहते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं। जबकि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, इन अभिक्रियाओं में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इनमें नाभिक का कोई मैटर ही नहीं होता, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं।
जिसके कारण उनके नाभिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब उनके परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उनके केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण हम ले लेते हैं, कोई सा उदाहरण ZnO जिंक ऑक्साइड को जब सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं तो ये बनाता है जिंक सल्फेट और यहाँ पे H2O जल बनाता है। तो यहाँ पे पहले भी जिंक था, बाद में भी जिंक हमें मिला है। सल्फेट आयन पहले भी था, सल्फेट आयन बाद में भी मिलता है। हाइड्रोजन पहले, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व का जो है दूसरे तत्व में नहीं बदलता, बल्कि उनका स्वरूप निश्चित होता है, बशर्ते उनमें नया पदार्थ बन जाता है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था तो जिंक सल्फेट बनेगा, नया पदार्थ बन गया। तो रासायनिक इनमें उनका निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता है। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में परिवर्तन अंतर। अब हम चलिए बढ़ते हैं कि अभिक्रियाएं होती क्यों हैं, अभिक्रिया क्यों होती है। तो अभिक्रियाएं होती क्यों हैं? अभिक्रियाएं इसलिए होती हैं क्योंकि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक यौगिक, प्रत्येक तत्व जो होता है वो अस्थायी स्वरूप प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यानी वो ये चाहता है कि उसका स्वरूप किसी भी तरह अस्थायी हो जाए। जैसे आपका हीलियम का होता है, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, रेडान, इन सभी तत्वों का जो स्वरूप होता है वो निश्चित होता है। इन सब के बाह्यतम कोश पूर्ण भरे होते हैं, ये अस्थायी तत्व माने जाते हैं, इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो प्रत्येक तत्व यही चाहता है कि उसका स्वरूप अस्थायी हो जाए। स्वरूप अस्थायी होने का मतलब है, स्वरूप अस्थायी होने का मतलब है कि वह अपने साथ कम से कम ऊर्जा रखता है। जिसके पास ऊर्जा अधिक होगी वो कम अस्थायी होता है। जैसे अगर ऊर्जा अधिक होगी तो अस्थायित्व कम होगा। तो प्रत्येक तत्व जो करता है वो ऊर्जा कम कर देता है, जिसके कारण उसमें अस्थायित्व आ जाता है। तो यही कारण है कि अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए समझते हैं कैसे ऊर्जा अधिक होने से अस्थायित्व कम होता है। मान लीजिए हमने खुद उदाहरण लिया, जैसे कोई कोमा पेशेंट है, कोमा मरीज है, कोमा का मरीज है, तो वो क्या करता है, और एक नॉर्मल मरीज जिसको केवल सिर दर्द है। तो आप दोनों में देखेंगे दोनों को कौन ज़्यादा अस्थायी है और कौन ज़्यादा उछल कूद कर सकता है। तो यहाँ पे कोमा पेशेंट जो है वो पूर्ण रूप से स्थिर रहेगा, अस्थायी रहेगा। बाकी जिसको बुखार हुआ है वो तो थोड़ा बड़ा चल सकता है, बोल सकता है, हिल डुल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें ऊर्जा अधिक है, इसके कारण वो कम अस्थायी है। जबकि कोमा पेशेंट आपका उसमें ऊर्जा कम है, जिसके कारण वो अधिक अस्थायी है। तो ऊर्जा कम होने से अस्थायित्व अधिक आता है और ऊर्जा अधिक होने से अस्थायित्व कम होता है। इसलिए प्रत्येक तत्व चाहता है कि वह अपने साथ कम ऊर्जा रखे, जिसके कारण वह अधिक अस्थायी हो जाए। और हीलियम, नियान, आर्गन, जिनान, रेडान, इन सभी की तरह वो अस्थायित्व को प्राप्त कर ले, इसीलिए अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आपने मैंने पढ़ा होगा समीकरण, हम किसी भी सवाल को लगाते समय समीकरण क्यों बनाते हैं। समीकरण कहने का मतलब है कि बातों को कम से कम शब्दों में समझाना समीकरण कहलाता है। तो इसलिए हम समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण, रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को कम से कम शब्दों में समझाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो एक होता है शब्द समीकरण, एक होता है रासायनिक समीकरण। तो जैसे हमें कोई इसमें रासायनिक अभिक्रिया दिया है, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य ऊर्जा और पर्णहरित ये मिल करके जब मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो इस अभिक्रिया को और संक्षिप्त में कैसे लिखा जाता है, बताने को तो हम बता सकते हैं, लेकिन जब लिखना होता है तो ये काफ़ी लंबा पड़ जाता है, लंबा प्रोसेस होता था। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, तो इसके लिए आपको समीकरण लगाना पड़ता है। तो समीकरण, उसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप या तो शब्द के रूप में लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने लिख दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से मिलता है, यहाँ पे प्लस का निशान हमने इसलिए लगाया है कि जब वो पानी से मिलता है, प्लस पानी, प्लस सूर्य ऊर्जा लिख दीजिए, प्लस पर्णहरित लिख दीजिए, हरित। तो जब ये मिलते हैं तो तीर का निशान लगा दीजिए, यानी ये बताता है कि आगे होगा क्या जब ये चारों मिलेंगे। तो बनेगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक समीकरण है। इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण, शब्दों के माध्यम से लिखना। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं शब्द समीकरण। लेकिन बाद में यह कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया को हम
रासायनिक सूत्रों की मदद से लिखें तो अभिक्रिया को और सरल और समझने में आसान बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का H2O। सूर्य ऊर्जा प्लस पढ़ रहे थे, यहाँ पे आप ऐसे भी प्लस करके लिख सकते हैं या फिर तीर के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे तीर के ऊपर लिख सकते हैं सूर्य ऊर्जा प्लस पर्णहरित। तो ये जब मिलते हैं तो क्या बनता है? C6H12O6 ग्लूकोज, और यहाँ पे बनता है 6O2 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए 6CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के 6 अणु से मिलते हैं सूर्य ऊर्जा पर्णहरित की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पे आप इस समीकरण से स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक सूत्रों की मदद से रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से, रासायनिक सूत्रों की मदद से रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना, बताना, समझाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में भौतिक अवस्थाओं को उनके संकेतों के रूप में कैसे लिखते हैं। तो देखिए, कुछ और भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए हम करते क्या हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय रूप में लिया जाना चाहिए कि ये जलीय रूप में लिया जाना चाहिए। जल आपका जलीय रहेगा कि वाष्प में रहेगा? सूर्य ऊर्जा प्लस पढ़ रहे थे, इसकी कोई बात नहीं है। ग्लूकोज जो बनेगा वो छेप के रूप में बनेगा या फिर जलीय के रूप में बनेगा, जलीय एक्वस बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन निकलेगा वो गैसीय फॉर्म में निकलेगा या फिर किस फॉर्म में निकलेगा? तो इसको कहते हैं अवस्था। अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस और एक्वस, इन सब में डिफाइन करके लिखना, जिसके कारण हमें और जानकारी प्राप्त हो। इसीलिए इसको भौतिक अवस्थाओं को भी इसमें दर्शाया जा सकता है। तो इसको क्लियर करते क्या है, कोष्ठक लगा देते हैं कि ये किस फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है। एक्वस माने होता है जलीय, एक्वस माने होता है जलीय। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैसीय फॉर्म में होगा तो हमको जी लिखते हैं कोष्ठक में। यहाँ पे जल कैसा रहेगा? जल लिक्विड होता ही है। ग्लूकोज कैसा बनेगा? एक्वस बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय फॉर्म में बनेगा। तो ये जब अभिक्रिया होती है तो कार्बन ऑक्सीजन पेड़ पौधों से बाहर निकलता है, यही अभिक्रिया होती है। तो ये तो था रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसमें भौतिक अवस्थाओं को भी कैसे दर्शाया जाता है। बाकी अगर आपको ऊर्जा ले रही है, जैसे आप ऊर्जा ले करके अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पे प्लस करके, जैसे हमने लिखा है सूर्य ऊर्जा की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, या फिर कोई ऊर्जा मुक्त होगी तो उसको प्लस करके ऊर्जा लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे देखिए C6H12O6, जब इसका हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है हमारे शरीर में? देखिए बनता है 6H2O जल के छेड़ प्लस 6CO2 जो हम बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जल हम अपने कार्यों में उसका उपयोग हो जाता है, प्लस हमें मेन चीज़ मिलती है वो होती है ऊर्जा कैलोरी के रूप में। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा एक ग्लूकोज अणु से हमें मिलती है उसके ऑक्सीकरण से। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण अगर आपका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पे पूरी ऊर्जा ना मिलकर के ऊर्जा कम हो जाती है। इसको हम बायोलॉजी में समझेंगे कि कैसे ऊर्जा कम होती है, कैसे ऊर्जा अधिक होती है, अपूर्ण ऑक्सीकरण क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ये था कि जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है उसके दौरान ऊर्जा बनती है तो हम ऊर्जा को ऐसे प्लस करके दर्शा सकते हैं। तो ये था रासायनिक समीकरण को लिखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं। तो जब हम कोई भी अभिक्रिया लिखें तो हमें यह बात ध्यान में रखनी होती है कि हमारे पास जो तत्व है उनके जितने परमाणुओं की संख्या है उतना ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। इसको कहते हैं अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो तीर के निशान के बाईं तरफ होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जो अभिक्रिया के दौरान पदार्थ बनते हैं उनको कहते हैं उत्पाद। ये तीर की दाईं तरफ दर्शाए जाते हैं। ये है उत्पाद और ये है अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये ध्यान देना होता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जैसे कि आपके पास 2 किलो चीनी और 10 किलो पानी है तो आप जब शरबत बनाएंगे तो 12 किलो का होगा। सेम यही कंडीशन है कि आपके पास अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए, जिस तत्व के जितने परमाणु होंगे अभिकारक में उतने ही उत्पाद में उसके परमाणु होंगे। रासायनिक समीकरण के लिए नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए आपने देखा, नाभिकीय अभिक्रिया में उनका नाभिक बदल जाता है।
तो यहाँ पे तत्व बदल सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में तत्व नहीं बदलेंगे। कार्बन है तो कार्बन रहेगा। कार्बन अगर संयोग करके कुछ यौगिक बना रहा है तो उस यौगिक में कार्बन जरूर दिखेगा। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन यहाँ पे देखिए 40 में है, तो चलिए यहाँ पे 6H2O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के 6 अणु हैं, कार्बन के यहाँ पे भी 6 अणु आपको मिलते हैं। हाइड्रोजन के 12, यहाँ पे कार्बन के 6 अणु हैं, कार्बन के 6 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, यहाँ पे 6H2 लिखा है, 6 दूना 12, तो 12 परमाणु यहाँ पे हो गए। ऑक्सीजन के 6 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, 6 18। तो यहाँ पे तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होनी चाहिए अभिकारकों और उत्पादों में समान होनी चाहिए। यही है रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। जब अभिकारकों में कोई तत्व है, उत्पाद में उसके परमाणुओं की संख्या कम या ज़्यादा होती है तो उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया जाता है, बोलता है इसको संतुलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं कैसे संतुलित किया जाता है एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को। चलिए हम यहाँ पे कुछ अभिक्रियाओं को संतुलित करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ अभिक्रिया दी गई हैं, इनको संतुलित करना है। पहले यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करके बेरियम सल्फेट और HCl बना रहा है, तो अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। यहाँ पे बेरियम एक परमाणु ठीक है, क्लोरीन का 2 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु है, यानी यहाँ पे 2 का गुणा करना होगा। तो 2 का गुणा हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्लोरीन तो बराबर हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, सल्फेट आयन। तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई पूर्ण रूप से। दूसरी अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सोडियम सल्फेट और जल बन रहा है। तो यहाँ पे Na 2 परमाणु है और क्या है हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन 1 4 1 5 ऑक्सीजन, 1 4 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सही है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ठीक है, सल्फेट आयन 1 आयन ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, नाइट्रोजन के सोडियम के, तो 2 से गुणा कर देते हैं, तो सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 4 पहले से, तो 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए अब, और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 2 दूना 4 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन पूरे हो गए, 4 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन पूरे हो गए। तो चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण यहाँ पे है HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्राइड बना रहा है और जल बना रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 1 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का होल ट्वाइस यानी 2 बार है। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। अब नाइट्रोजन इक्वल हो गया है, हाइड्रोजन कितना हुआ 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, यानी इधर 4 है, इधर 2 हाइड्रोजन, 2 से गुणा कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, इधर 6 2 8, तो किधर इधर है 8 ऑक्सीजन, इधर 3 दूना 6 और 2 8 ऑक्सीजन सही है। और क्या बचा है कैल्शियम, कैल्शियम 1, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये भी संतुलित हो गया। यहाँ पे H2 है, Cl2 से क्या करके HCl, ये तो और सारा HCl। तो ये था कुछ अभिक्रियाएं जिनको हमने संतुलित किया। तो इस तरह से हमने देखा कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।